नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टुडेज एपिसोड ऑफ भूतकृत। आज की कहानी बहुत साल पहले भुवनेश्वर में हुई थी। क्या आपने कभी कोई ऐसी इच्छा रखी है जो आपको जीने नहीं देती, सोने नहीं देती? उसको बिना पूरे किए आपको लगता है जैसे आपकी सांस रुक जाएगी। और मानिए अगर ये इच्छा ना पूरे किए हुए किसी की डेथ हो जाए तो क्या होता है? पता करते हैं आज की कहानी। उषा बहुत ही चुलबुली और इंटेलिजेंट लड़की थी। 12 साल की उषा हर सब्जेक्ट में ना सिर्फ टॉप करती थी पर स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी थी और स्टेट लेवल बैडमिंटन खेलती थी। ये बात 1960s की है। भुवनेश्वर के पास संभलपुर नाम की एक जगह है। आसपास के इलाकों में सबसे डेवलप्ड था संभलपुर। बच्चे वहां दूर दूर से पढ़ने आते थे। उषा यहीं पैदा हुई थी और बड़ी हो रही थी। वो एक सपोर्टिव लविंग फैमिली को बिलोंग करती थी। उसका स्कूल उसके घर के पास ही था। घर पे माँ, बाबा और एक छोटी बहन थी। पापा और मम्मी बहुत प्रोग्रेसिव थे और उसको हमेशा बढ़ावा देते थे। उषा को साइकिलिंग का बहुत शौक था और वो हर रोज साइकिल करके ही स्कूल जाती थी। रीना उसकी करीबी दोस्त थी। दोनों एक साथ अपनी कॉलोनी की चौक पे मिलते और फिर स्कूल जाते। ये बात जुलाई अगस्त महीने की है। उषा पढ़ाई में बहुत तेज थी और वो मैथ्स ओलंपियाड के लिए सिलेक्ट हुई थी एट स्टेट लेवल। वो बहुत ही एक्साइटेड और खुश थी। हर रोज की तरह उषा और रीना सुबह 7 बजे मिले और हंसते हुए रेस लगाते स्कूल की तरफ बढ़े। कंपटीशन से पहले मिड ईयर एग्जाम्स थे और उषा स्कूल खत्म होने के बाद घर भागती थी पढ़ने के लिए। वैसे तो रीना और उषा हर रोज क्लासेस के बाद थोड़ी देर रुकते, दोस्तों से थोड़ी गप मारते और एक साथ वापस आते। पर उस सोमवार उषा ने रीना को बोला, मैं चलती हूँ आज जल्दी। मम्मी ने बोला था लास्ट एग्जाम है, जल्दी आ जाना। 5 मिनट रुक जाना, फिर चली जाना। नहीं यार, लास्ट एग्जाम के बाद निकलना भी तो है। रीना खुश तो नहीं थी पर उसी समय उनके दोस्त आ गए और वो उनसे बातों में लग गई। उषा ने साइकिल उठाई और तेजी से घर की तरफ जाने लगी। अचानक से उसकी साइकिल एक बड़े से पत्थर से टकराई और पता नहीं कैसे उषा साइकिल समेत गिर गई। वो थोड़ी देर के लिए शांत सी हो गई। उषा गिरी तो थी पर उसके मुंह पर एक डर का भाव था। वो मुड़ी, साइकिल उठाई और तेजी से घर की तरफ बढ़ी। घर पे उसकी माँ उसका वेट कर रही थी। बेटा, तू आ गई। कैसा गया एग्जाम? उषा जो वैसे तो अपनी माँ से हर बात करती थी और खाना खाते खाते उनका कान ही खा जाती थी, बिना कुछ जवाब दिए सीधे अपने रूम में चली गई। उषा की माँ को ताज्जुब हुआ क्योंकि वो कभी ऐसा करती नहीं थी, पर उनको लगा शायद आज एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। खाना लगाने के बाद उन्होंने आवाज दी, उषा बेटा, खाना। 10 मिनट निकल गए पर उषा बाहर नहीं आई और ना जवाब दिया। माँ को थोड़ा अजीब लगा। वो उसके कमरे की तरफ बढ़ी कि वो बाहर आई। एक टक माँ को देखा और बोली, मुझे माँ चाहिए। माच? अब उनको थोड़ा डर लगने लगा। ये क्या हुआ इसको? मछली तो इसे पसंद नहीं है। पर वो फिर बोली, माच। वो मुड़ी और अपने कमरे की तरफ बढ़ी। माँ बोली, बेटा, मछली में टाइम लगेगा, तुम आज जो बना है वही खा लो। उषा एकदम से मुड़ी, 2 मिनट माँ को देखा और टेबल पे बैठ गई। कुकर में पूरे घर के लिए दाल बनी थी। उषा की माँ गरम गरम रोटी बनाने किचन की तरफ गई।
पर जब तक बाहर आई तो देखा पूरा भगोना दाल और सब्जी उसने खत्म कर दिया था, जो पूरे घर के लिए बनी थी। वो खड़ी की खड़ी रह गई। उन्होंने धीरे से अपनी नजर भगोने से उषा के चेहरे की तरफ बढ़ाई, पर उसकी आंखों को देखकर उनकी चुप्पी बंध गई। उषा की आंखें ऐसी थी मानो उसमें जान ही ना हो, कोई भाव नहीं, बस पत्थर की तरह ठंडी। अब वो बिल्कुल डर चुकी थी। उन्होंने जल्दी अपने पति को फोन किया और अभी के अभी घर आने को बोला। हेलो हेलो, सुनिए, उषा बड़ा अजीब सा बिहेव कर रही है, आप जल्दी से बस घर आ जाइए। अरे पर हुआ क्या है, मुझे बताओगी? पता नहीं, बस आप आ जाइए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। उषा की माँ की आवाज़ सुन के उसके पापा सारा काम छोड़ भागते हुए वापस आए। पर ताज्जुब की बात तो ये थी कि उनके आने तक उसने आराम से बात की और कुछ ना बोला। उषा की माँ को लगा उनका वहम है। अगले दिन सुबह हर रोज की तरह माँ ने उषा को स्कूल से पहले घर के मंदिर में हाथ जोड़ने के लिए बुलाया, पर उषा बिना कुछ बोले सीधे स्कूल चली गई। माँ को लगा कि शायद उसका मूड खराब होगा या फिर शायद आने वाले कंपटीशन के लिए स्ट्रेस्ड होगी। रीना से मिलने पर भी उषा ने ज़्यादा बात ना की। पूरे रास्ते बस चुपचाप चलती रही। रीना ने बहुत कोशिश की पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब उषा के घर रोज मांच बनने लगा और वो पूरा डेगची भर भर के खाती थी। ताज्जुब की बात तो ये थी कि पूरा दिन वो एकदम नॉर्मल रहती थी, पर रात होते ही ऐसे भर भर के मांच और आवाज में बदलाव। स्कूल में इतनी तेज होने के बावजूद अब वो लोएस्ट मार्क्स लाने लगी और स्पोर्ट्स तो बंद ही हो गए। कुछ दिन बीते, वो अपने कंपटीशन पे भी नहीं गई। लाइट ना होने पर एक दिन कैंडल जलाने के लिए उषा को उसके पापा ने बोला। अरे बेटा उषा, जरा माचिस लेके आना मंदिर से। पर उषा ना सिर्फ मंदिर नहीं गई, आग से इतना डरी कि अब माँ बाबा को विश्वास हो गया था कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। उन्होंने बिना कुछ बोले अगले ही दिन अपनी बहन को फ़ोन किया। उनकी बहन एक तांत्रिक को जानती थी। उनको बुलाया गया और उषा से मिलवाया। जय मां तारकेश्वरी। उषा बेटी, इधर आओ। नहीं, और इतना बोल के दरवाज़ा बंद करके बैठ गए। किसी तरह तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा और उसे दाबीस पहनाया। उसी समय उषा की आवाज़ बंगाली एक्सेंट की हुई। तांत्रिक ने पूछा, नगरी नगरी चलत चलत अखंड पाखंड भगत भगत, कौन है तू? नाम बता, सच्चाई का काम बता। तो एक छोटी लड़की की आवाज़ आई, अमी अमानी। अमानी, बता कहां से आई है तू? क्यों इस पे चढ़ी है? बता। और तब अमानी ने अपनी कहानी बताई। अमी बहुत कुशाल परिवार, पर कुछ साल पहले लॉसेस होने पर मेरे बाबा ने 14 अगस्त को अपनी जान ले ली। हमारे घर के पास कुएं में कूद कर। 1 साल बाद माँ उस गम को ना सह पाई और उन्होंने भी वही किया। वो भी 14 अगस्त को उसी कुएं में कूद गई। दुखद, अत्यंत दुखद। मैं अपनी मासी के साथ रहती थी, पर अपने माँ बाबा के बिना मुझे जीने का कोई मन नहीं था। फिर अगस्त महीने में मुझे मानो कोई फोर्स करने लगा कि मैं भी उस कुएं में। मैंने बहुत कोशिश की लड़ने की, मगर 14 अगस्त को मैंने भी अपनी जान दी। पर एक दिन बाद 15 अगस्त मुझे अपने स्कूल में एक स्पीच देनी थी जो मैंने तैयार की थी। मैं वो स्पीच देना चाहती हूँ। अमानी ने बहुत चक्के हुए उषा के परिवार वालों को बताया
उसने अपने घर में वो स्पीच कहाँ रखी थी और अगर उषा उसे पढ़ देगी तो उसे छोड़ देंगी। निवारण, बाबा तेरा निवारण करेगा, पर तुझे मुझे ये वचन देना होगा कि तू इसके बाद कभी भी उषा को तंग नहीं करेगी, नहीं तो मुझसे पूरा तेरा हश्र भी कोई नहीं करेगा। नरक से आई विभूति, भूलोक में आई गति, आसमान में चूकी और अंधेरे को काटती। बेटा, ये मैं तेरे को तावीज दे रहा हूँ और आप ध्यान रखिएगा कि ये तावीज उसके गले से तब तक ना उतरे जब तक अमानी की इच्छा पूरी ना हो जाए। तथास्तु। उषा के परिवार वालों ने जैसे तैसे उसका घर ढूंढा, वो कॉपी ढूंढी, पर उषा को वो स्पीच जैसे ज़बानी याद थी। उसने बिना देखे और तैयार किए वो स्पीच उस 15 अगस्त, जो 2 दिन बाद था, अपने स्कूल में दे दी। उसके स्कूल से बहुत परमिशन और मिन्नत करनी पड़ी इस चीज़ के लिए। उस दिन स्कूल से वापस आने के बाद उषा ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। फिर अंदर से हंसने की आवाजें आने लगी। उषा की माँ ने घबराते हुए दरवाजा खोला तो उषा खूब खुश हुई, जैसे माँ ने पागलों की तरह हंस रही हो। फिर एकदम से उठी, दरवाजे से बाहर भागी और भागते हुए उसी पत्थर पर टकराई। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसे समझ नहीं आया कि वो वहां कैसे पहुंची। उसके परिवार वाले जो उसके पीछे भागे थे, किसी तरह उसे घर लाए। उस दिन के बाद से उषा फिर वापस चुलबुली, खुशहाल, कंपैरेटिव फर्स्ट आने वाली बन गई। अमानी ने उसे छोड़ दिया था। कुछ महीनों बाद उषा और उसका परिवार उस मोहल्ले से चले गए। ये कहानी मेरी मदर इन लॉ ने मुझे सुनाई थी, जो उनकी दोस्त ने बचपन में उन्हें सुनाई थी। वो उनकी पड़ोसी थी। मेरी मदर इन लॉ भुवनेश्वर में पड़ी हुई। आइए उनसे बात करते हैं। हाय मम्मी, थैंक यू हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। तो आज आपने जो एक बार हमें कहानी बताई थी वही शेयर की। तो आप बता सकते हैं कि आपको ये कहानी किसने बताई थी और कब? ये कहानी तो मेरे बचपन के समय की बात है, जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी। हमारे जो नाइबर्स थे ना, तो वो लोग उड़िया लोग थे। तो उनकी जो बेटी थी, नीरू था उनका नाम, वो पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म करके आई हुई थी। तो हम उनके पास चले जाते थे शाम को, तो वो कहानियाँ सुनाया करती थी। तब उनको हम नीरू नानी बोलते थे। नानी माने दीदी बोलते हैं वहाँ पर उड़ीसा में। तो उन्होंने ये स्टोरी सुनाई थी हम लोग को, और वो रियल था बोलती हैं, उनका खुद का एक्सपीरियंस है बोला था। अच्छा, तो जो नीरू नानी थी, ये उनकी फ्रेंड की स्टोरी थी या उनकी अपनी स्टोरी थी? उनकी खुद का एक्सपीरियंस ही है शायद, वैसे मेरे को लगा उनका बोलने के ढंग से। हम लोग भी बच्चे थे, उतना याद नहीं, लेकिन वही बोली थी कि मैं जब छोटी थी तो हम गेम्स बहुत खेलते थे, और संबलपुर जो था मेन, तो ये अगल बगल के छोटे छोटे शहरों में या गांव में रहते थे। तो इन लोगों का वो स्पोर्ट्स टाइम होता है और टूर्नामेंट्स सब चलते थे। तो हर गांव से वो लड़कियां जाती थी, मतलब प्लेयर्स जाते थे। तो ये दीदी भी जाती थी और एक उनकी फ्रेंड भी जाती थी, सब आते थे। तो अलग अलग जगहों से आके सब लोग वहीं पर रूम शेयर करते थे, रहते थे। तो उस समय दूसरे किसी शहर की लड़की से इनका बहुत दोस्ती हो गया था, और दोनों ही बहुत घुल मिल गए थे। ऐसा 3 साल चला शायद इनका, 7th 8th 9th ऐसे कुछ। तो उसके बाद फिर 10th में आ गए, तो पेरेंट्स भी भेजना, इन लोग और गेम्स में नहीं जाते थे। तब वे लोग जब आ गई थी, तो उस साल उनको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था। बोले, और आज शाम को मैंने ट्यूशन से आ रही थी, कभी कुछ हुआ, तो उनकी आत्मा, बोलते हैं कि उनकी फ्रेंड की आत्मा उनमें आ गई थी। इनको तो हमारा समझ नहीं आया था, लेकिन उसके मम्मी पापा सब बता रहे थे उस समय क्या क्या घटा था। अच्छा, तो उस तो एक्चुअली में उनकी हाँ, ही तो कहानी खुद लग की रही है। एक्सपीरियंस ही थी।
तो बोली मैं मंदिर में जाने में डरती थी बहुत, मंदिर से मंदिर में जाती ही नहीं थी, जबकि मैं बहुत भजन गाती थी। और खाने में भी मेरे को बहुत ज़्यादा खाती थी, मछली खाना पसंद था। हम लोग पखाड़ो बोलते, रात का चावल भिगो कर वही ज़्यादा खाना पसंद करती थी। ये सब बाद में मम्मी ने बताया कि तुम ऐसा करती थी, मुझे उतना नहीं मालूम था, लेकिन ऐसा। पर कितना इंटरेस्टिंग है ना मम्मी कि आपने ये 7th स्टैंडर्ड में सुना था और इतना ज्यादा आपके जहन में आज तक रह गया। इतनी क्लियरली आपने बताई थी जब वो सीक्वेंस भी हमें याद है कि हम ऐसे आगे गार्डन हुआ करता था, हम बैठ जाते थे उनके चारों तरफ, हम फ्रेंड्स सब, और वो दीदी कहानियाँ सुनाई करती थी। वो एक अलग ही एक्सपीरियंस, मैं तो वो मन में रह गया तब से वो जो बात। वाओ, थैंक यू सो मच मम्मी आके शेयर करने के लिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं ऋचा और मैं हर्षा। लाते रहेंगे आपके लिए कुछ ऐसे ही किस्से और कहानियाँ भूतकृत में।